बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 के अंदर आज हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करें। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो सा था, सबसे पहला एक किसे हम नाम देंगे मल्टीपल एलीलिक सिस्टम। मल्टीपल एलीलिक कह लें कि ट्रेट कह लें, किस्म की ट्रेट या प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड है, सबसे पहले जो मल्टीपल एलीलिक ट्रेट डिस्कवर हुआ था सबसे पहले वो ये हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था बाय लैंडस्टीनर, ठीक है। एक साइंटिस्ट था कार्ल लैंडस्टीनर से, उसने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था। उसने कहा थी कि आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजेंस होती हैं, ठीक है, कि आरबीसीज के आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स। किस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, आरबीसी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, हैव सम सरफेस प्रोटीन्स, ठीक है, कि उसके सरफेस के ऊपर जो आरबीसी की लिपिड बाइलेयर और उसके ऊपर प्रोटीन्स कुछ होती है ना, तो वो एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले लैंडस्टीनर के अंदर इसने लैंडस्टीनर ने डिस्क्राइब था इन 1901, ठीक है, इन 1901। लेकिन इसकी जो जेनेटिक बेसिस थी, जेनेटिक बेसिस जो थी, ये 1925 के अंदर, इन 1925 यानी 1901 से लेकर 1925 तक सिर्फ इसके फिनोटाइप के बारे में पता था। नहीं, ये बेसिकली इसका फिनोटाइप है सारी, ठीक है, कि आरबीसी की जो सी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उसको से ब्लड ग्रुप सिस्टम बनता है, सही है। प्रोटीन्स इन्हें एंटीजेंस भी कहते हैं, ठीक है जी। सो इसकी वजह से ब्लड ग्रुप सिस्टम बनता है। लेकिन इसको जो एक्सप्लेन करने वाला जेनेटिक बेसिस के ऊपर था बर्नस्टीन साइंटिस्ट, था बर्नस्टीन, इन 1925 उसने इसको एक्सप्लेन किया था जेनेटिक बेसिस के अंदर। तो उसने कहा था कि जी क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर अलील्स होते हैं, आई ए, आई बी और सिंपल आई है, ठीक है, वो भी स्मॉल के अंदर आई, ठीक है। आई ए, आई बी एंड आई, 3 अलील्स हैं जो कि इस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सॉरी आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स आते हैं, जो एंटीजेंस होती हैं, उनकी वजह उसके बेसिस पीछे क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर कुछ अलील्स होते हैं या जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स बनती हैं, सही है। तो ये इसकी एक डायग्राम भी है, ठीक है, कि ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, ठीक है। ये सारी क्या है, बेसिकली फिनोटाइप्स हैं, ठीक है। और इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी बनती है, वो हम ज़रा थोड़ा आगे पढ़ के अच्छा, इन फिनोटाइप्स की थोड़ी हम जीनोटाइप्स के बारे में बात करते हैं। इनकी जीनोटाइप्स किस किस्म की होंगी, इसमें जो सा अगर आई ए हुआ, ब्लड ग्रुप जो सा है वो ए होगा, सही। अगर आई ए
सिंपल आई हुआ या आई आई हुआ, ये ब्लड ग्रुप भी ए होगा। अगर आई बी हुआ, ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आई बी आई सिंपल आई हुआ, फिर ब्लड ग्रुप बी होगा। ब्लड ग्रुप ओ कब होगा कि जब आई आई और आई ए यानी होमोजाइगस कंडीशन के अंदर होगा, जब ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, अगर आई ए आई बी होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। सही है, तो ये दो कंडीशन है। यानी इसके अंदर क्या है कि जो सा आई है ना, ये रिसेसिव है, जबकि ए बी जो सा ये डोमिनेंट है। सो आई उस टाइम सिर्फ अपीयर होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, और उस टाइम जैसा ब्लड ग्रुप है उसे हम ओ कहेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर बीच में आर एच भी होता है। आर एच पॉजिटिव होता है, फिर कुछ आर एच नेगेटिव, वो चले हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें अलबत्ता इसकी आपको फिनोटाइप्स का अलबत्ता जहन में होना चाहिए कि ए कब होगा, बी कब होगा, ए बी कब होगा और ओ कब होगा। सो ये जीनोटाइप्स किसने एक्सप्लेन की थी? बर्नस्टीन साइंटिस्ट ने। ठीक है, और 1925 के अंदर, जबकि 1901 के अंदर लैंडस्टीनर साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम, जो है पोली मल्टीपल एलीलिक एक किस्म की ट्रेट है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वाई ब्लड ग्रुप इज़ इम्पोर्टेंट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप खुदा न खास्ता आपके किसी रिश्तेदार का या किसी दोस्त का कोई एक्सीडेंट होता है। ठीक है जी, इफ़ समवन गोज़ फ्रॉम एक्सीडेंट या ट्रामा गुजरता है किसी पे बहुत सा, या ऑपरेशन होता है सिंपल, कहीं पे भी ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह होती है। ठीक है, वहाँ पे ब्लड रिक्वायर्ड होता है, ब्लड डोनेशन करनी पड़ती है। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर तो ब्लड बैंक के अंदर जाके आप खून का अतिया देते हैं। सही, और वो खून फिर आगे पेशेंट की बॉडी को लगाया जाता है ताकि उनका ऑपरेशन कामयाब हो सके। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ऑपरेशन के दौरान खून काफ़ी ज़ाया होता है, तो उसके लिए खून लगाना पड़ता है। सही, तो यानी इसमें जो डोनर होता है, यानी इन ब्लड डोनेशन, डोनर्स ब्लड ग्रुप must match with patient's blood group। ठीक है, यानी डोनेशन के दौरान जो डोनर्स का ब्लड ग्रुप होता है वो पेशेंट के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है कि वही जो ऊपर वाली चीज़ हमने पढ़ी कि जो जो ए होता है उसके अगेंस्ट एंटी बी बनती हैं। यानी ये प्रोसेस होता है, एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं ब्लड के अंदर हमेशा। तो अगर आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए है तो उसके ऊपर एंटीबॉडीज़ बी बनेंगी उसके अगेंस्ट, और अगर उसके ऊपर एंटीजन बी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ए बनेंगी। अगर ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और अगर ओ है तो दोनों एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। ठीक है, सो ए बी और ओ उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। यानी इनके अंदर जो एंटीजन्स होता है, अगर एंटीजन ए है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी बनेगी, अगर एंटीजन बी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ए बनेगी। अगर ए बी दोनों है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और अगर दोनों नहीं है, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर दोनों एंटीजन नहीं होती, ए भी नहीं होता बी भी नहीं होता, तो उसके अंदर दोनों ए भी बनेगा और बी एंटीबॉडीज़ भी बनेगी। सो यानी एंटीजन्स जो सा है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोड्यूस कर लें या इंड्यूस कर लें, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ जो सा है ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है जी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अगर खुदा न खास्ता, ठीक है, अगर रॉन्ग ब्लड आप पेशेंट की बॉडी में इंटर कर देते हो, ठीक है, अगर रॉन्ग ब्लड ग्रुप के साथ
जो ब्लड है वो पेशेंट बॉडी में चला जाता है, तो फिर क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसका, इम्यून रिस्पॉन्स होगा कि जो इम्यून रिस्पॉन्स से क्या मतलब है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगा, और फिर ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी वजह से शॉक होगा और डेथ हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, किस तरह, मसलन ये एंटीजन है और इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी, इस तरह ये एंटीजन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, ये एंटीजन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, इस तरह के साथ दूसरा आरबीसी होगा उसके, तो ये इस तरह क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंटीबॉडीज एक दूसरे के साथ यूँ आरबीसीज को घेर लेंगी। ठीक है, और ब्लड क्लॉट होगा इस तरह, तो वो फिर क्या होगा कि सप्लाई रुक जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर क्लॉट ब्रेन में होता है तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और क्लॉट कोरोनरी आर्टरी के अंदर होता है, हार्ट के अंदर होता है, तो हार्ट अटैक हो सकता है, तो इन्हें डेथ हो सकती है, बहुत सवेर इसका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो इसलिए ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड, ब्लड ग्रुप compatibility is required for donation। ठीक है, अगर आपने पेशेंट को डोनेट भी करना है तो आपका ब्लड ग्रुप उससे मैच करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो तो चलो अब अल्लाह का शुक्र है इस किस्म का मसला नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लड बैंक का पूरा सिस्टम डेवलप हो चुका है। ब्लड बैंक में ये होता है कि आपको कोई भी ब्लड ग्रुप हो, आप जाते हो उन्हें ब्लड देते हो, उसके अगेंस्ट वो पेशेंट के मुताबिक ही ब्लड देंगे। सही, तो इसलिए आप उस किस्म का यानी ढूंढना नहीं पड़ता आपको डोनर, आप सिंपल कोई भी ब्लड ग्रुप के साथ पेशेंट जाएगा, पेशेंट कहेगा कोई भी ब्लड ग्रुप के साथ डोनर जाएगा, वो ब्लड देगा, ब्लड बैंक वाले ख़ुद उसको एक्सचेंज करके पेशेंट के मुताबिक ब्लड दे देते हैं। लेकिन वो जो प्रोसेस होता है ब्लड बैंक के अंदर, जिसके अंदर पेशेंट का ब्लड मैच करवाते हैं डोनर के साथ, उसके अंदर ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो पेशेंट को उल्टा फ़ायदा पहुंचाने के वो उनको बहुत नुकसान दे सकते हैं। ठीक है, डेथ हो सकती है, ऑन स्पॉट डेथ हो सकती है। सही, तो हम इसी ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी के बारे में मज़ीद स्टडी करते हैं कि मसलन जो ब्लड ग्रुप ए के साथ डोनर है, ठीक है, उसके लिए कौन रिसीवर कौन होगा, कौन ब्लड उसे रिसीव कर सकता है। जो ब्लड ग्रुप ए है उसके साथ एंटीबॉडीज़ कौन सी बनेंगी, बी एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए किसको दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए और ए बी को दे सकता है। अगर डोनर बी का है तो उसके पास जो सी एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो ए एंटीबॉडीज़, यानी ये बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, अगर ए बी का डोनर है हमारे पास, ब्लड ग्रुप ए बी का डोनर है, तो वो किस किस को दे सके। आप खुद सोचें कि अगर ए बी उसके पास एंटीजन है तो उसके पास एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, कोई भी नहीं होंगी, तो वो सिर्फ ए बी को दे सकता है। ठीक है, उसके पास एंटीबॉडीज़ कोई नहीं है तो वो सिर्फ ए बी को दे सकता है। जबकि जो ओ है उसके पास एंटीबॉडीज़ ए भी है और बी भी है, तो वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो इस तरह जो ओ है जिसके पास एंटीबॉडीज़ ए बी बन रही हैं, सो ये यूनिवर्सल डोनर है, इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि ये हर ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल को ब्लड दे सकते हैं, यानी ट्रांसफ्यूजन हो सकती है इसकी। ठीक है, तो इस तरह एक कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जी फादर का ब्लड ग्रुप है ए और मदर का ब्लड ग्रुप है बी, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, सिंपल है, ए बी होगा। सही है, अगर फादर का है फॉर एग्ज़ाम्पल ए और मदर का है फॉर एग्ज़ाम्पल ओ, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, बच्चों का। तो इस तरह हम जो सी पैटर्निटी यानी
इस तरह चेक कर सकते हैं कि फादर, या आप कह लें कि मदर और फादर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बच्चों का क्या ब्लड ग्रुप्स होंगे, सही है। लेकिन आप इसे पेटर्निटी इश्यूज़ के अंदर नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसके अंदर जो कह लें कि सेंसिटिविटी है वो बहुत लेस है। इसके मुकाबले में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना वो यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपने वो होता है ना बहुत दफ़ा बच्चा गुम जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उसके लिए ब्लड ग्रुप नहीं चेक करते, क्योंकि ब्लड ग्रुप्स इतना सही अंदाज़ा नहीं दे सकता, इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। लेकिन यह है कि आप पेरेंट्स से उनके जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनके ब्लड ग्रुप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, आपने ब्लड ग्रुप सुने होंगे, ए है तो ए के साथ पॉजिटिव भी होता है, यानी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव भी होता है, ठीक है, इस तरह आपने सुने होंगे, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, तो ये भी ब्लड ग्रुप की फर्दर डिफ्रेंसिएशन, यानी ब्लड ग्रुप इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड in RH positive and RH negative, ठीक है। अब ये RH क्या है, RH बेसिकली एक फैक्टर है, RH इज़ अ फैक्टर, जो कि कह लें कि ये भी सरफेस ऑफ आरबीसीज के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। RH फैक्टर इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, ठीक है, कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो अगर ये प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं RH पॉजिटिव, ठीक है। इफ़ एब्सेंट उसे हम कहते हैं RH नेगेटिव, ठीक है। जिस तरह ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव हो जाता है, और इस तरह ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव हो जाता है, सही। सो अब इसके अंदर टोटल 4 एलील्स हो गए जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं, ए बी आई और RH, ठीक है। सो ये एक किस्म का ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलीलिक सिस्टम के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये भी लैंडस्टीनर ने ही इसे इन्वेंट किया था, लैंडस्टीनर 5 साल बाद, तकरीबन 30, ठीक है, 1930 के अंदर, ठीक है। लैंडस्टीनर के अंदर 1930 के अंदर इसे डिस्कवर किया था क्या जी, कि जो ब्लड ग्रुप है वो फर्दर पॉजिटिव और नेगेटिव में, क्योंकि आरबीसी के ऊपर कुछ RH फैक्टर है, ठीक है। ये RH फैक्टर बेसिकली ह्यूमंस में डिस्कवर नहीं हुआ था, ये रीसस मंकी था, एक रीसस मंकी फर्स्ट इस पे डिस्कवर था, रीसस मंकी में। तो वहाँ से फिर ये RH का नाम उठाया गया, ठीक है, जो फर्स्ट 2 लेटर्स है, सही। सो ये भी रिक्वायर्ड होता है कंपैटिबिलिटी के लिए, कि जब आप डोनर देखते हो तो यानी पेशेंट के जब ब्लड ग्रुप देखा जाता है तो उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखा जाता है, सही है। तो अगर हम इसमें कह रहे हैं ये पॉजिटिव हो जाए, अगर डोनर ए पॉजिटिव है तो रिसीवर भी ए बी पॉजिटिव होंगे, अगर डोनर ए नेगेटिव है तो रिसीवर भी ए नेगेटिव होंगे, ए बी नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर बी पॉजिटिव है तो ये बी पॉजिटिव रिसीव करेगा, अगर बी नेगेटिव है तो वो बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, सही। वैसे नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स कम होते हैं, ठीक है, रेयर होते हैं, और सबसे कम तो ओ नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर हम कहें ना ओ के अंदर भी ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव है, तो ओ नेगेटिव बेसिकली यूनिवर्सल डोनर है, एक्चुअल जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव के अगेंस्ट भी जब RH फैक्टर मौजूद होता है ना, उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंटी RH उसे कहते हैं, एंटी RH बॉडीज़, सही है। सो जो ओ नेगेटिव है जिसके अंदर RH फैक्टर नहीं होता वो यूनिवर्सल डोनर है। अच्छा, अब एक चीज़ होती है RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी, हाँ, इसके लिए एक डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस,
और फिटैलिस, फिटैलिस, ठीक है। एरिथ्रो कहते हैं आरबीसीज को, ठीक है। ब्लास्ट कहते हैं इमेच्योर, फिटैलिस कहते हैं फीटस को, फीटस का मतलब बेबी, ठीक है। कि इस बीमारी के अंदर ना कि इमेच्योर आरबीसीज नज़र आते हैं, ठीक है, कि जो बच्चे के खून है, ठीक है, इन बेबी ब्लड जो से इमेच्योर आरबीसीज नज़र आते हैं, जिसे हम ब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं हम। इमेच्योर आरबीसीज को हम एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। बेसिकली इस बीमारी में होता है क्या कि जो मदर है, मदर का होता है RH नेगेटिव, ठीक है, जबकि फादर का होता है RH पॉजिटिव। तो जब इनका क्रॉस होता है तो जो बेबी होता है, बेबी का RH पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव डोमिनेंट है, ठीक है। क्या RH पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर RH नेगेटिव। सो बेबी का क्योंकि RH पॉजिटिव, तो मदर के पेट के अंदर, ठीक है, इन प्लेसेंटा, मदर क्योंकि आपको पता है कि 9 महीने बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, तो उस दौरान अब जो माँ के पेट के अंदर बेबी है वो RH पॉजिटिव है, जबकि माँ जिनसी है वो RH नेगेटिव है। सो ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ या कह लें कि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है कि जब कह लें कि बर्थ के दौरान अगर ब्लड एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, कि अगर कह लें कि जो माँ का ब्लड है, सही है, वो जाता है बेबी के बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यानी ड्यूरिंग डिलीवरी ऐसे आप बर्थ भी कहोगे, इफ़ ब्लड क्रॉसेस प्लेसेंटा, ठीक है, कि प्लेसेंटा का पता है वो झिल्ली जिसके अंदर बच्चा होता है, ठीक है, माँ के पेट के अंदर एक ख़ास कह लेंगे झिल्ली है जिसके अंदर बच्चा ग्रो करता है 9 महीने, ठीक है, वहाँ पे उसकी वो होती है, डेवलपमेंट होती है, सही। सो अगर डिलीवरी के दौरान क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन होता है, सो उस दौरान ब्लड क्रॉस हो सकता है। सो ड्यूरिंग डिलीवरी इफ़ ब्लड क्रॉसेस प्लेसेंटा एंड इंटर्स into baby blood, सही है। so it will produce antibodies in baby blood, ठीक है, कि बेबी ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेगी और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो डेथ ऑफ बेबी, ठीक है, बच्चा वहाँ पे मर सकता है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। इसे हम RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इसलिए फिर क्या होता है कि प्रेगनेंसी में मदर का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, ठीक है, फादर से पूछा जाता है जी आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके अगर चांसेस हों, ठीक है, तो फिर एक इंजेक्शन होता है, रोगाम के नाम से आता है मार्केट में, तो वो इंजेक्शन लगाया जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो उस टाइम फिर क्या करता है कि वो स्प्रेस कर देता है इम्यूनिटी को, ठीक है, तो फिर इनकम्पैटिबिलिटी या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस नहीं होता, सही। सो ये भी एक डिज़ीज़ है जो कि आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, और इसके अंदर जो बेबी होता है, ठीक है, उसका जो ब्लड होता है उसके अंदर अनीमिया हो जाता है। अनीमिया से मुराद क्योंकि आरबीसीज कम हो जाते हैं, आरबीसी टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अनीमिया हो जाता है, बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसे आप जॉन्डस कहते हो, जॉन्डस की कंडीशन होती है, पिलाहट हो जाती है, बिल्कुल बच्चा पीला सा होता है, ठीक है। तो ये भी RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, नहीं उसमें कहोगे एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंटीबॉडीज़ फिर क्या करती हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट कर देती है, इम्यून रिस्पॉन्स फिर आरबीसीज को तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, दे स्टार्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, कि आरबीसीज
टूटना शुरू कर देते हैं, और उस डिस्ट्रक्शन की वजह से अनीमिया हो जाता है, बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, बाहर पीली पीली आंखें हो जाती हैं उसकी बिल्कुल ना। सो इससे बचने के लिए क्या है कि आप पहले डिलीवरी से पहले ही मदर का ब्लड ग्रुप फाइंड करते हो, फिर उसके फादर का ब्लड ग्रुप चेक करते हो, और उस टाइम अगर आप देखते हो कि हाँ जी इनकम्पैटिबिलिटी का खदशा है, तो उसमें फिर एक इंजेक्शन होता है जो कि उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, वो यूज किया जाता है। सही, तो ये हो गया आज का लेक्चर हमारा सारा ब्लड ग्रुप के बारे में, और उसकी हिस्ट्री और उसकी सारी डिटेल्स वगैरह। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ और स्टडी करेंगे, मसलन एपिस्टेसिस। अच्छा, ये मल्टीपल एलीलिक के हेडिंग के अंदर हमने पढ़ा है, ठीक है, ये मल्टीपल एलील्स के अंदर आ रहा है। इस तरह फिर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ या ट्रेड्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर।